Hello everyone and welcome back to Yasir Ali classes and welcome back to the lecture series that we are providing to help you crack 11th entrance. And my name is Sabur Ahmed Khan. I'll be teaching you economics of class 9, class 10 that will help you get through your 11th entrance. और हम लोगों ने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं. पहले हमने लेक्चर्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और विलेज पालमपुर के बारे में पढ़ा. फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अपनी विलेज पालमपुर में जो भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके बारे में, जिसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा द लैंड इज़ फिक्स्ड. लैंड उतनी ही की उतनी है तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे करेंगे. तो सेकंड पॉइंट था उसमें दैट हाउ वी प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द सेम लैंड, जिसमें हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े. पहला पढ़ा मल्टीपल क्रॉपिंग का, दूसरा पढ़ा मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का. मल्टीपल क्रॉपिंग करके हम लोग ज़्यादा उगा सकते हैं. मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स फॉर एग्जाम्पल HYV सीड्स, ट्रैक्टर्स, मॉडर्न टूल्स, डीजल, मशीनरीज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ट्यूबवेल जिसकी मदद से हम लोग इरिगेशन करेंगे. ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ सकते हैं. तो अब हम लोगों का नया टॉपिक शुरू होने वाला है. अब आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया धीरे धीरे कि हाँ ये सारी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग और इससे हम ज़्यादा उगा सकते हैं. बट इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. विल दी लैंड सस्टेन. सस्टेन का मतलब क्या होता है? जैसा है वैसा ही रहना, बचा हुआ रहना. तो जो भी हम ये अपनी जमीन के साथ कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, देखो यार नेचुरल सीड्स लगाते थे पहले, नेचुरल फर्टिलाइजर्स लगाते थे, सब नेचुरल नेचुरल चल रहा था. अब हम लोगों ने बाहर से मॉडल टूल्स एंड टेक्निक्स ले आए. हम लोग लोहे के प्लो से अपनी जमीन को खोद रहे हैं, है ना. हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं जिसके अंदर केमिकल्स पड़े हुए हैं, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं जिसके अंदर केमिकल्स पड़े हुए हैं, HYV सीड्स डाल रहे हैं जो कि नेचुरल नहीं है, लैब में बनाए हुए सीड्स हैं. तो बोल रहा है कि जो हमारी, और हाँ हम इरिगेशन जो है, पहले हम लोग जितना पानी ले रहे थे उससे ज्यादा हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं. तो क्या लैंड हमारी बची रहेगी? क्या हमारी लैंड सस्टेन कर पाएगी? इसको एक चीज से समझते हैं. सपोज करो ये हमारी फिगर है, ठीक है. ये है हमारा प्री HYV सीड्स, जब HYV सीड्स नहीं आए थे, और ये है पोस्ट HYV सीड्स, मतलब HYV सीड्स जब आ गए थे उसके बाद की क्या कंडीशन. चलिए सर सपोज करिए यहाँ पे हमारी फसल होगा करती थी, नॉर्मल फसल होगा करती थी. रियली सॉरी फॉर माई ड्राइंग बट कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना. तो क्या हुआ, जो हमारी फसल होगा करती थी, सपोज करो इसे इतने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती थी, कुछ न्यूट्रिएंट्स ये इस्तेमाल किया करती थी फसल, इतने इतने न्यूट्रिएंट्स हमारी फसल इस्तेमाल किया करती थी, ठीक. इतना पानी हमारी फसल इस्तेमाल किया करती थी. सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चल रहा था. लेकिन जब मैंने आपको बताया, अब हमारी कंडीशन आ गई, हम लोगों ने HYV सीड्स यहाँ पे लगा दी, और HYV सीड्स जब हमने लगाए तो हमने आपको बताया कि हमारी फसल बड़ी ज़्यादा होने लगी. तो हमारी फसल बढ़ गई, बहुत ज़्यादा फसल बढ़ गई हमारी. बहुत डेंस फसल हो गई, हर जगह हमने फसल उगा दी, ठीक. बहुत ज़्यादा फसल हो गई. अब जो न्यूट्रिएंट्स हमारी फसल को चाहिए थे, क्या उतने ही फसल को चाहिए होंगे? फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर अ बेबी, जब आप 2 साल 3 साल के बच्चे होते हो, द अमाउंट ऑफ फूड यू नीड टू सर्वाइव, क्या वो अमाउंट सेम होता है जब आप एक 20 साल के या फिर आप क्लास 9 में आते हो? आपकी जो डाइट होती है, आपको जो खाना चाहिए टू ग्रो, मतलब आपको जो जितना भी आप खाते हो, क्या वो सेम था जब आप 2-3 साल के थे? ऑब्वियसली नहीं था. तो जब हमारी फसल अब ज्यादा हो गई है और हम ज्यादा ज्यादा उगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी फसल ज्यादा न्यूट्रिएंट लेगी, हमारी फसल ज्यादा न्यूट्रिएंट लेगी. ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड जस्ट अ सेकेंड, ओके. ऑन दी अदर हैंड, जब हम लोगों ने बताया कि हम लोग को ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज जरूरत है, मतलब हम लोग को ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए. ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज मतलब ज्यादा पानी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था HYV सीड्स जब आएंगे
तो उनको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, तो हम अब हमारी फसल ज्यादा पानी कंज्यूम करेगी, ज्यादा पानी कंज्यूम करेगी। तो एक बात बताइए, ये कब तक चल पाएगा, ये चीज कब तक चल पाएगी? पहले हम लोग इतना न्यूट्रिएंट इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम ज्यादा न्यूट्रिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल्दो हम लोग की फसल ज्यादा हो जा रही है, पहले हम लोग कम पानी इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम लोग ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल्दो हमारी फसल बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है ठीक है, लेकिन ये कब तक चल पाएगा, कब तक हमारी लैंड सस्टेन कर पाएगी? एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कि जब जमीन बोलेगी कि अब मैं सस्टेन नहीं कर सकती, अब मैंने अपने सारे न्यूट्रिएंट्स बाहर निकाल के दे दिए आप लोगों को, और मेरे सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके हैं, ये न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो जाएंगे और वाटर भी खत्म हो जाएगा। और ऐसा हो रहा है, वाटर भी खत्म हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो रहे हैं, क्योंकि जितनी जमीन की ताकत है हर साल पानी बनाने की, हर साल न्यूट्रिएंट्स बनाने की जमीन की ताकत है, हम उससे ज्यादा उससे निकाल पा रहे हैं, उससे निकाल लेते हैं। क्या होता है, हम सारा पानी यहाँ से निकालते हैं और जमीन पे डाल देते हैं, सारा पानी निकालते हैं जमीन पे डाल देते हैं, जमीन पे डाल देते हैं। अब जब किसी भी जमीन पे ज्यादा पानी हो जाता है तो जमीन कैसी बन जाती है, दलदल जैसी बन जाती है, स्वैम्पी हो जाती है, और जमीन के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब बह जाते हैं, ज्यादा पानी से सारे न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं। और आप उस पर फर्टिलाइजर डाल रहे हो जमीन पे। जमीन क्या है, अर्थ, अर्थ इज जस्ट लाइक अ बॉडी एंड सॉइल इज जस्ट लाइक योर स्किन। तो आप जब स्किन पे अपने डिफरेंट डिफरेंट केमिकल फर्टिलाइजर या फिर कुछ भी कॉस्मेटिक ऐसा लगाते हो जो जिसमें बहुत गलत केमिकल्स होते हैं, तो आपकी स्किन से रिएक्ट करती है वो चीज, ऑब्वियसली रिएक्ट करती है ना, और आपके मतलब चेहरे पे, फेस पर, हाथ पर रिएक्शंस हो जाते हैं, अजीब से मार्क्स बन जाते हैं। तो यही फर्टिलाइजर जो है आप अपनी, यही केमिकल्स आप अपनी जमीन पे डाल रहे हो, अपनी सॉइल पे डाल रहे हो, उसी तरीके के केमिकल्स जो हार्मफुल हैं। तो बट मतलब ऑब्वियसली वो जमीन भी डिटोरिएट होगी, डिटोरिएट मतलब उसकी क्वालिटी डिप्लीट होती चली जाएगी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था एनसीईआरटी में, क्या हमारी लैंड सस्टेन कर पाएगी? उसका आंसर है नहीं। अगर हम लोगों ने यही चीज जारी रखी तो हमारी लैंड सस्टेन नहीं कर पाएगी। और अच्छा, प्रॉब्लम हो क्या रही है, मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम लोगों को ये लगा ना कि HYV सीड्स डालने की वजह से, HYV सीड्स डालने की वजह से ज्यादा फसल उग रही है, तो ज्यादा HYV सीड्स डालेंगे तो और ज्यादा उगेगी। फिर हमको क्या लगा कि पानी डालने से बेटर फसल हमारी उग रही है, तो लोगों ने सोचा कि ज्यादा पानी डालने से ज्यादा फसल उगेगी। फिर लोगों ने रियलाइज किया कि अच्छा, फर्टिलाइजर डालने से ज्यादा उग रही है, तो ज्यादा फर्टिलाइजर डालने से और ज्यादा फसल उगेगी। अच्छा, पेस्टिसाइड डालने से ज्यादा उग रही है, तो और पेस्टिसाइड डालने से और ज्यादा उगेगी। ये करते 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 हम लोगों ने ये हाल कर दिया अपनी जमीन का कि जमीन अब डिटोरिएट होना शुरू हो गई है। और अगर हमारा ग्राउंड वाटर रिसोर्स या फिर हमारी सॉइल फर्टिलिटी या फिर कोई भी रिसोर्सेज अगर एक बार खत्म हो गई, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि हम उनको दोबारा से ग्रो कर पाए, राइट। केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं प्रोवाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड मिनरल्स जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, प्लांट्स में चले जाते हैं, ठीक है। दे में स्केप फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वो निकल, सपोज करो तुमने कोई फर्टिलाइजर कोई भी केमिकल सॉइल में डाला, थोड़े दिन वो सॉइल में रहेगा, आफ्टर दैट क्या होगा, वो सॉइल से निकल जाएगा, उसके बाद वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, क्योंकि जमीन के नीचे पानी होता है, सेम केमिकल पानी में चला जाएगा। वही पानी आप निकाल के अपने घर में पीते हैं, तो वो क्या करेगा, आपको बीमारियां करेगा। सेम ग्राउंड वाटर रिवर्स को भी रिवर्स में मतलब जो पानी निकलकर खेतों से जाता है, वो किसी लेक में जा रहा होगा, किसी नदी में जा रहा होगा, उन्हें भी डिटोरिएट करेगा, उस रिसोर्स को भी खराब करेगा। केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं बैक्टीरिया मार देते हैं, ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं। चलो समझ में आता है कि ऐसा पेस्टिसाइड है जिसने कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया को मार दिया, लेकिन कुछ पेस्टिसाइड्स, कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे भी होते हैं जो यूजफुल बैक्टीरिया को भी मार देते हैं, जो कि उल्टा हेल्प कर रहे होते हैं हमारी सॉइल को ग्रो करने में। तो ऑन दी अदर एंड वो एक तरफ हमको फायदा पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ हमको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ दिनों बाद क्या होगा, सॉइल हमेशा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल जितनी उपजाऊ है वो कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। मतलब सपोज करो सबसे ज्यादा HYV सीड्स कहाँ इस्तेमाल हुए, सबसे ज्यादा ग्रीन रिवोल्यूशन कहाँ पर आया, सबसे ज्यादा ग्रीन रिवोल्यूशन आया हमारा पंजाब वाले एरिया में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में सबसे ज्यादा ग्रीन रिवोल्यूशन आया। सबसे ज्यादा मतलब सीड्स भी वहाँ यूज करे गए HYV के, सबसे ज्यादा इरीगेशन भी वहाँ पे दिया गया होगा। सिमिलरली सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स भी वहाँ लगाए गए होंगे, और फर्टिलाइजर्स में क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा। तो सबसे ज्यादा केमिकल्स लोगों की फसल में कहाँ पर गए, पंजाब में। सबसे ज्यादा केमिकल्स किसने खाए, पंजाब के लोगों ने खाए। द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। सॉइल की हेल्थ बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गई है, क्योंकि लगातार वहां पे लोग फर्टिलाइजर्स डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं।
Punjab farmers are now forced to use more and more chemical fertilizer and other inputs to achieve the same production level. अब क्या हुआ ना, एक बार पंजाब के लोगों ने फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर लिए और पंजाब के लोगों को ये पता लग गया कि वो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके, वो HYV सीड्स इस्तेमाल करके, वो इरिगेशन फैसिलिटीज इस्तेमाल करके हम ज्यादा उगा सकते हैं. अब सेम लेवल का उनको बार बार उगाना है. अब देखो, जो पहले साल में जमीन की क्वालिटी थी वो डिग्रेड हो रही है, दूसरे साल और ज्यादा जमीन की क्वालिटी डिग्रेड हो गई, तीसरे साल जमीन की क्वालिटी और ज्यादा डिग्रेड हो गई. लेकिन पंजाब के फार्मर्स पे तो अभी भी यही फोर्स है ना कि आपने जितना पहले साल उगाया था उतना होगा, उससे ज्यादा होगा, और जमीन की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है. तो वो क्या करेंगे, वो लोग और फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, और पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, और केमिकल्स यूज कर रहे हैं, ताकि वो सेम लेवल के प्रोडक्शन दे पाए जितना वो पहले साल दूसरे साल में दे रहे थे जब नया नया ग्रीन रेवोल्यूशन आया था. इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बढ़ रही है. कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे बढ़ेगी, आप पहले 10 किलो फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे, उससे आपको 100 किलो गेहूं मिल रहा था. अब आपको 100 किलो गेहूं के लिए 20 किलो फर्टिलाइजर सपोज करिए आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो मिल तो आपको अभी भी 100 किलो रहा है, क्योंकि आप मैच करना चाह रहे हो ना कि जितना पिछले साल मिला था उतना ही इसी साल मिल जाए. तो आपको मिल तो उतना ही रहा है. बट ऑन दी अदर एंड क्या हो रहा है, आप फर्टिलाइजर ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, आप पेस्टिसाइड्स केमिकल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बढ़ रही है. पहले आपकी लागत आती थी, लागत मीन्स कॉस्ट आती थी 50,000 रुपए एक खेत पे, अब वो आ रही है 1 लाख रुपए. कल को आप और ज्यादा इरिगेशन और ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करोगे तो 1 लाख से 1.5 लाख भी हो जाएगी, 1.5 लाख से 2 लाख भी हो जाएगी. ओके, ऑल राइट, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी. Okay, so next question is how is land distributed between the farmers of Palampur? अब आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन द फार्मर्स. तो इससे हम लोग को क्या फायदा, मतलब ये वाला टॉपिक पढ़ के हम लोग को क्या फायदा, हम लोगों को क्या पता लगेगा लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से. हम लोगों को बहुत कुछ पता लगने वाला है. एंड भाई लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हम लोग जानेंगे. ओके, आपने देखा होगा कि लैंड फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होती है. अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जैसे कि हम लोगों ने जब पालमपुर स्टार्ट हुआ था हम लोगों ने पढ़ा था कि मेजोरिटी ऑफ द लैंड किसके पास है, अपर कास्ट फैमिलीज के पास है. लोअर कास्ट फैमिलीज लाइक SCs, STs एंड OBCs, इन लोगों के पास कम जमीन है. हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित्स, हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन. मतलब 450 लोगों की फैमिली में से सिर्फ 300 लोगों के पास जमीन है, बाकी 150 लोगों के पास तो अपनी जमीन ही नहीं है. अपनी जमीन नहीं होने का क्या मतलब है, अगर उनके पास अपनी जमीन नहीं है तो वो कुछ उगा नहीं पाते होंगे, कुछ खा नहीं पाते होंगे, कुछ उसको मार्केट में ले जाके बेच नहीं पाते होंगे. तो अल्टीमेटली जिनके पास जमीन नहीं है वो लोग गरीब लोग होंगे. और वो ज्यादातर कौन से हैं, दलित फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, जो शेड्यूल कास्ट फैमिलीज 150 फैमिलीज ऐसी हैं. कुछ रिमेनिंग फैमिलीज हैं जिनके पास जमीन है, छोटी 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 जमीन है. कुछ फैमिलीज हैं, कुछ एक दो फैमिलीज हैं जिनके पास बहुत ज्यादा बड़ी फैमिलीज है. अब देखिए, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ. सपोज करो ये गांव है, ठीक है, ये टोटल खेत है किसी भी गांव के. ये फार्मर 1 का खेत है, ये फार्मर 2 का खेत है, ये फार्मर 3 का खेत है, ये फार्मर 4 का खेत है. कितना बड़ा है, ये फार्मर 5 का खेत है. अब आइए आप इधर, ये सारे बाकी फार्मर्स के खेत हैं, छोटे छोटे छोटे. इससे भी छोटे हो सकते हैं. अब समझ में हम लोग को आ रहा होगा कि जो बड़े खेत हैं ज्यादातर ये अपर कास्ट फैमिलीज के होंगे, ये मिडिल इनकम फैमिलीज के होंगे, और ये जो छोटे छोटे खेत हैं ये उनसे जो कम लोग कमाते हैं उनके होंगे. और कुछ लोग 150 लोग ऐसे हैं इस फैमिली में, इस गांव में, जिनके पास अपने खेत नहीं है. तो खेत होने या ना होने का इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने आपको बताया, जिसके पास खेत होगा वही अमीर होगा, जिसके पास नहीं होगा वो अमीर नहीं होगा, क्योंकि खेती ही इकलौती मेजोरिटी एक्टिविटी है जिससे लोग कमा पाते हैं. अब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सीन है, देखो ये जो फार्मर है यहाँ पे, इसको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरे खेत से बहुत सारा वीट निकलेगा, बहुत सारा वीट निकलेगा. ठीक है, इस फार्मर को भी ये वाली बात पता है कि मेरे खेत से बहुत सारी फसल निकलेगी, बहुत सारा वीट निकलेगा. इन फार्मर को भी पता है, लेट से इस फार्मर को भी पता है कि बहुत सारी वीट, बहुत सारा कुछ निकलेगा. तो ये फार्मर्स, जितने भी लार्ज फार्मर्स हैं, ये लोग हिम्मत कर पाएंगे
कि ये ट्यूबवेल्स लेकर आए, नया ट्रैक्टर खरीद के लेकर आए, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज दे पाए, HIV सीड्स खरीद के लेकर आए, फर्टिलाइजर्स खरीद कर लेकर आए, पेस्टिसाइड्स खरीद कर लेकर आए। ये लोग हिम्मत कर पाएंगे क्योंकि इनको पता है ना कि अगर इन्होंने आज अपनी जमीन में मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स लगा दी, HIV सीड्स लेकर आए, वो लगा दिए, फर्टिलाइजर्स लगा दिए, पेस्टिसाइड्स लगा दिए। बार बार मैं इन चीजों का नाम ले रहा हूँ बिकॉज दीज थिंग्स नीड टू बी इनग्रेव्ड इन योर माइंड कि जब भी आपके दिमाग में मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक आए तो आप HIV सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, डीजल, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स, ये फौरन आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए। अब इन लोगों को पता है कि अगर मैंने अभी 1 लाख रुपए अपनी इस चीज में लगा दिया, लेट से 1 लाख रुपीज लगा दिया इन सारी चीजों को खरीदने में, तो मुझे इनसे बेनिफिट होगा, मेरी फसल इतनी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा मेरी फसल होगी कि मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। बट इमेजिन करो, क्या ये बंदा जिसकी इतनी छोटी सी जमीन है, सपोज करो ये कमा रहा था, ये उगाता है यहाँ पे 1,000 केजीज उगाता है ये अपने खेत में, सपोज करो 1,000 केजीज कमाता है, उगाता है, ये शायद 20 केजी भी नहीं उगाता होगा, ये शायद 20 केजी उगाता होगा। तो क्या इस किसान की इतनी हिम्मत हो पाएगी कि ये ट्रैक्टर खरीद कर लेकर आए, मॉडर्न टूल्स खरीद कर लेकर आए, या फिर ये बेहतरीन फर्टिलाइजर्स लेकर आए, HIV सीड्स लेकर आए, पेस्टिसाइड्स लेकर आए, पेस्टिसाइड स्प्रे करने की मशीन लेकर आए? इसकी कभी हिम्मत नहीं होगी। इसकी हिम्मत क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसे पता है कि मैं इसमें अभी 1 लाख रुपए का खर्चा कर दूंगा अपनी जमीन में, ये ट्रैक्टर ले आया तो 7-8 लाख रुपए का खर्चा कर दूंगा, और मुझे सिर्फ कितना उग पाएगा, नेट से 20 किलो उगता था तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा, 40 केजी से लेके 50 केजी उगने लगेगा। लेकिन जितना मैं लगाऊंगा उतना क्या मेरे इसमें से निकल पाएगा? ऑब्वियसली नहीं निकल पाएगा। अब देखिए आप, एक बड़ा एक बड़ा चंक, मतलब एक बहुत बड़ी जमीन का एरिया कौन ओन करता है? वो फार्मर्स ओन करते हैं जिनके पास छोटी 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 जमीन। सपोज करो इन सारे लोगों ने हिम्मत नहीं करी मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स लगाने की, HIV सीड्स लगाने की, ट्रैक्टर लगाने की और फर्टिलाइजर लगाने की, तो जो इतना बड़ा एरिया था आपका, ये जो इतना बड़ा एरिया था, ये कभी भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का पार्ट बन ही नहीं पाएगा क्योंकि ये लगा ही नहीं सकता HIV सीड्स। तो सिर्फ जो हम लोगों को HIV सीड्स का फायदा मिलेगा, जो हमारी फसल बढ़ेगी, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा, वो किस एरिया में आएगा? सिर्फ इस एरिया में आ पाएगा, और ये एरिया महरूम रह जाएगा, ये एरिया टच नहीं कर पाएगा कभी भी ग्रीन रिवॉल्यूशन को। तो ये जो किसान ऑलरेडी अमीर थे, जिनके पास ज्यादा जमीन थी, ये ज्यादा ज्यादा अमीर होते चले जाएंगे बिकॉज इनको पता है कि ये जब मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक यूज करेंगे तो उनसे इन्हें फायदा मिलेगा। ये लोग मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक यूज करेंगे और ज्यादा पैसा कमाएंगे, सरप्लस में उगाएंगे चीजें। सरप्लस मतलब जितनी आपको चाहिए उससे ज्यादा उगाएंगे। तो सरप्लस वाले का क्या करा जाता है? जो अपने खाने का होता है वो तो फैमिली खुद खा लेती है और सरप्लस को ले जाके मार्केट में बेच देती है। तो यही लोग अमीर थे, यही लोग और अमीर होते जाएंगे, और जो लोग गरीब थे, जिनके पास पहले से छोटी छोटी जमीनें थी, वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे कुछ भी नया फार्मिंग टेक्निक खरीदने का, मॉडर्न टूल्स खरीदने का, और वो जितने गरीब थे या तो उतने ही रहेंगे या फिर हो सकता है उससे भी नीचे चलते चले गए। ऑलराइट, अब आप देखिए यहाँ पे, यस, यहाँ पे आपसे ये कुछ पूछा है इसने, जैसे ये कह रहा है कि मतलब ये कुछ डेटा दे रहा है, जैसे 150 फैमिलीज हैं, इन लोगों के पास जमीन नहीं है या फिर ये कह रहा है कि पालमपुर में 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो मीडियम और लार्ज है ना, मतलब छोटी 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 फैमिलीज है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है। कुछ फैमिलीज हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे बड़ी जमीन है, जो मैंने आपको अपने डायग्राम में भी दिखाया, जैसे आप इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हो। कुछ फैमिलीज हैं जिनके पास छोटे प्लॉट हैं, कुछ फैमिलीज हैं जिनके पास बड़े प्लॉट हैं, और ज्यादातर फैमिलीज जो हैं उनके पास क्या है? उनके पास छोटे 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 प्लॉट्स हैं। ऑलराइट, ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हो, ये डायग्राम भी आपको यही चीज दिखा रहा है कि मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स जो हैं, ठीक है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, वही वही ज्यादा लोग हैं। मतलब उनके पास जमीन तो छोटी है, मतलब मार्जिनल फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास छोटी छोटी जमीन है 2-2 हेक्टेयर की, लेकिन तादाद में वो लोग बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, मतलब ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं जिनके पास छोटी जमीन है, और ऐसे लोग बहुत कम है जिनके पास बड़ी जमीन है। और HIV सीड्स लगाने के लिए हम लोगों को कैसी जमीन चाहिए? बड़ी जमीन चाहिए, ताकि हम लोगों को कॉन्फिडेंस रहे कि बड़ी जमीन पे जब हम HIV सीड्स लगाएंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। बड़ी जमीन होगी तो मैं हिम्मत कर पाऊंगा महंगे मॉडर्न टेक्निक खरीदने की, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं महंगा खरीद लूंगा, बाद में मेरी फसल इतनी उग जाएगी कि मुझको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये जो छोटे फार्मर्स हैं, ये कभी भी हिम्मत नहीं कर सकते इतना पैसा लगाने की अपने खेत में, क्योंकि इनको पता है ये
उगा ही नहीं पाएंगे इतना जितना इनका पैसा खर्च हो जाएगा। यही इसमें बताया है। आप लोग घर पे गोविंद की फैमिली की स्टोरी पढ़िएगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ ये, क्योंकि इससे सवाल आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये डायरेक्टली चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, मतलब कंटेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है, तो ये मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक सेकेंड। ओके, तो हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, हु विल प्रोवाइड द लेबर। ठीक हो, अब सपोज करो कि जो फार्मर्स हैं, जो बिग फार्मर्स हैं, उनकी ज़मीन पे काम होता होगा, तो उनकी ज़मीन पे काम करने कौन आता है? हु प्रोवाइड द लेबर, मतलब बहुत सारे काम होते हैं ना किसी खेत पे। सपोज करो एक बहुत बड़ा फार्मर है जो खुद लखपति करोड़पति है, हो सकता है वो खुद अपनी लैंड पे काम करता हो, बट वो ये नहीं चाहेगा कभी भी कि उसके बच्चे उसी ज़मीन पे आके मजदूरी करें, या उसकी घर की औरतें उस पर आके मजदूरी करें। तो वो क्या करेगा? उसको लेबर चाहिए होगी बाहर से, तो ये लेबर प्रोवाइड कौन करवाता है? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में कि 150 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास अपनी जमीन है ही नहीं। तो जब उनके पास अपनी जमीन नहीं है तो वो क्या करेंगे? वो लोग किसी फैक्ट्री में जाके काम करेंगे, किसी खेत पे जाके काम करेंगे, या कुछ ऐसी फैमिलीज है जिनके पास बहुत छोटे खेत हैं। सपोज करो किसी आदमी के घर में 10 लोग हैं और 5 लोग सफिशिएंट हैं उसके अपने खेत पे काम करने के लिए, तो बाकी 5 लोग क्या करेंगे? तो ये जो छोटी फैमिलीज हैं जिनके पास छोटे खेत हैं, या फिर जो ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास अपने खेत ही नहीं है, वही लोग क्या करते हैं? बिग फार्मर्स, और उन फार्मर जिनके पास बड़ी जमीन होती है उनके खेत पर जाके काम करते हैं, उनको लेबर प्रोवाइड करवाते हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक चीज कह रहा है, अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। मतलब जो जो मालिक होता है खेत का, उसके पास तो राइट होता है कि जो भी फसल उगेगी वो उसकी अपनी है, लेकिन जो इंसान लेबर है, क्या लेबर का राइट होता है? जो लेबर आपकी घर बनाने आती है, क्या उसका राइट होता है आपके घर के ऊपर? ऑब्वियसली नहीं होता। आपका घर होता है, लेबर सिर्फ घर बनाने आती है। सिमिलरली जो लोग लेबर काम करने जाते हैं, फसल किसी के खेत पर काम करने जाते हैं, फसल उगाते हैं, उन लोगों का फसल पे कोई हक नहीं होता है। उनको क्या मिलता है? उनको वेजेस मिलती है। वेजेस मीन्स उनको पैसे मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, या फिर कुछ लोगों को कैश दे दिया जाता है, कुछ लोगों को क्या करा जाता है, 10 किलो गेहूं दे दिए, 10 किलो आलू दे दिया, इस तरीके से पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, ये सब वेजेस वेरी करती है रीजन टू रीजन। फॉर एग्जाम्पल यूपी में किसान, यूपी में लेबर को अलग पैसे मिलते होंगे, या फिर हो सकता है यूपी के ही कोई 2 डिस्ट्रिक्ट उठा लीजिए, अलीगढ़ और आगरा, हो सकता है अलीगढ़ में अलग पैसे मिलते हो लेबर जो लोग काम करते हैं खेत पे, और आगरा में अलग पैसे मिलते हो। ठीक है, देयर इज ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब अब जो लोग लेबर वाले काम करने आते हैं खेत वगैरह में, क्या उनको पूरे साल काम मिलता है? ऑब्वियसली उनको पूरे साल काम नहीं मिलता। पूरे साल काम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि देखो काम कब होता है लेबर का? जब सीड्स डाले जा रहे हैं तब लेबर का काम है, जब फसल काटी जा रही है तब लेबर का काम है, जब फर्टिलाइजर डाला जा रहा है तब लेबर का काम है, जब पानी लगाया जा रहा है तब लेबर का काम है। मीन वाइल इन बिटवीन, जब आपने बीज डाल दिए, फसल फसल उगाने के लिए आपने बीज डाल दिए, जमीन फ्लैट कर दी, फर्टिलाइजर डाल दिया, और फिर आप कुछ महीने बाद उस फसल को काटोगे, उस बीच में लेबर का कोई काम नहीं है। उस बीच में लेबर क्या रहती है? अनएम्प्लॉयड रहती है, उनके पास कोई काम नहीं रहता है पूरे साल, सिर्फ बीच में ही वो करते हैं। ऊपर दाला की हमने स्टोरी, यहाँ पे एक दाला फार्मर है, ये अपनी स्टोरी सुना रहा है और यही चीज ये बता रहा है। लैंडलेस लेबर है, मतलब इसके पास अपनी जमीन नहीं है, ये सिर्फ डेली वेज पे काम करने जाता है बड़े किसानों के खेतों पे। इसका मतलब ये है कि इसे हर रोज काम देखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, दाला आज काम पे निकलता है, उसको आज किसी बड़े किसान के खेत पे काम मिल जाता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि अगले दिन भी जब वो अपने घर से निकलेगा तो उसको काम मिल जाएगा। तो इसका क्या सिंपल सिंपल इसका क्या मतलब है कि रोज अपने घर से वो यही सोच के निकलेगा कि आज मुझे काम ढूंढना है। सपोज करो दाला को अगर एक दिन काम नहीं मिला, वो डेली वेज वर्कर है, उसको शायद कुछ 250-300 रुपए मिलते होंगे। एक दिन उसको अगर काम नहीं मिला तो उस दिन क्या होगा? उस दिन वो अपने घर पे खाना लेकर नहीं जा पाएगा, उस दिन वो अपने घर पे कुछ पैसे कमा के नहीं ले जा पाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने यही देखते हुए मिनिमम वेज तय करी है। मिनिमम वेज मतलब सपोज करो गवर्नमेंट को पता है कि जो बड़े किसान है वो अपना प्रॉफिट करने के लिए क्या करते हैं? कम पैसे देते हैं, इन लोगों को कम पैसे देते हैं, जैसे 150-200 रुपए दे दिए, तो गवर्नमेंट ने तय किया है कि आप जो भी किसी लेबर को हायर करोगे आप उसे एटलीस्ट 300 रुपए पर डे दोगे। ठीक है, बट दाला को सिर्फ 160 रुपीज मिलते हैं। इसका रीजन क्या है? दाला को सिर्फ 160 रुपीज क्यों मिलते हैं? क्योंकि देखो काम करने के लिए लोग बहुत ज्यादा है और काम बहुत कम है। काम बहुत कम क्यों है? एक तो देखो लोग ही ज्यादा है, लोग हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अगर दाला 160 रुपीज में काम नहीं करेगा,
कोई और 160 रुपीज में काम कर देगा। और दाला को क्या कर, फिर दाला को पूरे दिन काम नहीं मिलेगा तो वो अपने घर पे खाना लेकर कैसे जाएगा, वो अर्निंग कैसे करेगा। इसलिए दाला को 160 रुपीज में काम करना पड़ता है। दाला एक फार्मर की स्टोरी है, तो ये बता रहा है आपको दाला से आप क्या समझ रहे हैं कि अंडर पेड है दाला, मतलब उसे एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है बट ही इज अंडर पेड, जितना उसको मिलना चाहिए 300 रुपए पर डे वो उसको नहीं मिल पा रहा है। दूसरा रीजन क्या है, बहुत ज्यादा कम पैसे मिलने का या फिर बहुत कम काम होने का। लोग तो ज्यादा है, काम कम क्यों हो गया है। देखो पहले 4 5 10 लोगों की जरूरत लगती थी एक खेत को फ्लैट करने के लिए, बट मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स आई तो क्या हुआ, ट्रैक्टर से आप उसको फ्लैट कर देते हैं। पहले आप लोगों को बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी बीज छिड़कने के लिए, आप लोगों को बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी फर्टिलाइजर छिड़कने के लिए, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आप वही बीज एक स्प्रे से एक आदमी छिड़क सकता है। तो हालांकि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक से हमारी फसलें बहुत ज्यादा बढ़ गई, हमारी यील्ड बढ़ गई एचवाईवी सीड्स की वजह से, लेकिन दिक्कत क्या हुई, जो लोग हमें चाहिए होते थे पहले खेत पे काम करने के लिए, लेबर, जमीन फ्लैट करने के लिए, फर्टिलाइजर डालने के लिए, सीड डालने के लिए, अब वो लोग की हमको जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली वो लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों के पास काम नहीं होगा, वो लोग कहीं और काम ढूंढने जाएंगे क्योंकि उनको एग्रीकल्चर में तो काम मिल नहीं रहा है। दूसरा वो लैंड लेस थे, उनके पास अपनी जमीन नहीं थी, तो शायद वो कुछ और ही काम देखेंगे। ठीक है, तो इससे आपको पता लग रहा है कि जहां मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक से हम लोग को एक तरफ फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ हम लोगों को नुकसान भी हो रहा है। एक चीज हम लोग को और भी पता लग रही है कि लैंड लेस होना कितना बुरा है। अगर आप लैंड लेस हो तो आपको हमेशा एक दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि वो हमें अपने खेत पे काम देते। तीसरी चीज हमें क्या पता लग रही है कि गवर्नमेंट कुछ भी रेट सेट कर दे लाइक 300 पर डे, लेकिन दाला को सिर्फ 160 मिल रहे हैं क्योंकि काम बहुत कम है और लोग बहुत ज्यादा है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, देखो अभी तक हम लोगों ने लैंड के बारे में पढ़ लिया कि लैंड सस्टेन करेगी नहीं करेगी, लैंड फिक्स है, सेम लैंड पे कितना उगाना है। हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया लेबर के बारे में कि लेबर मिलेगी कहाँ से हम लोगों को, कहाँ से लेबर आएगी हमारे खेत पे काम करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल। ठीक है, हमने पढ़ा था ना लैंड, लेबर, कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो कैपिटल हम लोगों को चाहिए वो कैसे कैसे आती है, कहाँ से कैपिटल आती है, जो गरीब है वो लोग क्या करते हैं, जो लोग अमीर है वो क्या करते हैं, कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल बेसिकली मीन्स पैसे के बारे में पढ़ेंगे। तो आप थोड़ा सा सिंक इन करिए इस चैप्टर को, इस वाले टॉपिक को आराम समझिए। ऑब्वियसली जो हमारा सेकंड लेक्चर था उससे हल्का है ये वाला लेक्चर कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट्स वाली बात बताई नहीं गई है। जो हमने सेकंड लेक्चर था हमारा स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का पार्ट 2, उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट्स थे, इसमें कंपैरेटिवली कम कॉन्सेप्ट्स हैं। और अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हमारे चैप्टर्स और हल्के होते चले जाएंगे, क्योंकि जितना स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट बहुत हैवी था और अब कॉन्सेप्ट बहुत हल्का होता चला जाएगा। ओके, so see you in the next class. I hope you like this lecture. If you are not able to understand anything, please write down in the comment section. मैं उस पर अलग से वीडियो बना के I'll clear your doubts. Okay, thank you so much.